सो हेलो एवरीवन, मैं अर्चना राजपूत आपका इनोवेशन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जिसको हम शीत युद्ध का दौर बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने हमारा लेक्चर नंबर अगर फर्स्ट देखा होगा तो उस वीडियो में हमने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा है, जिसमें बेसिक नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंग उसी के बेस पे आपकी 12th क्लास की पूरी चैप्टर बेस्ड है। तो उसी अगर आपने वो नहीं देखा तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दी गई है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे और शीत युद्ध के बाद मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद शीत युद्ध में कौन सी दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां आई और उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी और उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई इस पूरे वर्ल्ड में, उनका रोल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दो महाशक्तियां यानी टू सुपर पावर्स पूरे वर्ल्ड वाइड में जो हमारे सामने दिखती हैं वो है दो पहली इसमें से ये है अमेरिका, जिसको हम यूएसए भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम पहली दुनिया भी कहा जाता है। और दूसरी जो सुपर पावर है वो है यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ हिंदी में बोलते हैं और सोवियत यूनियन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और उसको हम दूसरी दुनिया कहते हैं। तो ये दोनों जो दो सुपर पावर्स थी, उन दोनों ने पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व भर में अपनी आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा के बेस पे बहुत सारी कंट्रीज को अपने साथ करने की कोशिश करी थी। जो अमेरिका था उसकी फर्स्ट आइडियोलॉजी, जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं हिंदी में, और उसको इंग्लिश में अगर देखें तो उसको हम कैपिटलिज्म बोलते हैं। और उसकी दूसरी जो आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा थी वो आपकी थी उदारवादी, जिसको हम लिबरलिज्म कहते हैं। और अगर हम दूसरे सुपर पावर यानी सोवियत यूनियन की बात करें तो उसकी फर्स्ट आइडियोलॉजी जो थी वो समाजवाद, जिसको हम सोशलिज्म बोलते हैं। और दूसरी जो उसकी आइडियोलॉजी थी मतलब विचारधारा थी उसको हम जो बोलते हैं साम्यवाद, और उसको अगर इंग्लिश में देखें तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिज्म। तो इन दोनों सुपर पावर्स ने अपनी दोनों आइडियोलॉजीज पे बेस्ड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनको अपनी तरफ किया था, मतलब बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थी जिनके इनके ग्रुप में थे, फ्रेंड्स थे। और जो यूएसएसआर थी उनके 15 कंट्रीज का पूरा ग्रुप था और जो अमेरिका था उनका 12 कंट्रीज का पूरा ग्रुप था। तो वो सब इसी आइडियोलॉजीज पे बेस्ड थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है शीत युद्ध का दौर, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध होता क्या है, यानी कोल्ड वॉर कहते किसको हैं। तो कोल्ड वॉर से उस सिचुएशन को बोलते हैं जिस सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा फाइट नहीं होता है, वेपन्स का यूज नहीं होता है, लेकिन एक माइंड में एक टेंशन वाली फीलिंग होती है हमेशा और एक दूसरे पे हमेशा शक रहता है कि कब कोई कंट्री दूसरे पे हमला कर देगी या कब लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इस स्थिति को, इस सिचुएशन को हम कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये होता है। तो वैसे ही देखा जाए तो दोनों कंट्री जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तब दो महाशक्तियां, फर्स्ट जो अमेरिका थी और दूसरी जो सोवियत संघ थी, उन दोनों के बीच में ये सिचुएशन हमेशा बनी रही है। 1945 से लेके 1991 तक, जब तक सोवियत यूनियन का विघटन नहीं हुआ, जब तक एंड नहीं हुआ सोवियत यूनियन का, तब तक ये सिचुएशन बनी रही। तो इन सिचुएशन में उन दोनों शक्तियों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न होती रहती थी, ऐसी सिचुएशन आती रहती थी जिसमें लगता था कि अब वेपन्स की, एटॉमिक्स बॉम्ब्स की, मतलब हथियारों की, इन सब के साथ लड़ाई हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम शीत युद्ध बोलते हैं। तो इसीलिए इस पूरे चैप्टर का नाम शीत युद्ध का दौर रखा गया है, क्योंकि इस पूरे टाइम में 1991 तक के टाइम में इन दोनों महाशक्तियों ने बहुत सारी अलग अलग जगहों पे, बहुत सारे अलग अलग सम्मेलन में, संगठन में, जहां जहां भी गई हैं वहां वहां पर इनकी मनोस्थिति यानी कि माइंड सिचुएशंस को रीड आउट किया गया है, जिसके बेस पे अगर हम कह सकते हैं कि अब लड़ाई हो सकती है, अब होगी या तब होगी, ऐसी सिचुएशन बनी रहती है। तो इस सिचुएशन को भी हम शीत युद्ध बोलते हैं। तो इस तरीके से हम शीत युद्ध का अर्थ समझ सकते हैं। तो अगर शीत युद्ध का दूसरा अर्थ समझें तो हम विश्व भर में देख सकते हैं कि ये दोनों महाशक्तियां अपने गुटों को, अपनी संगठन को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व को दो भागों में बांटने के लिए तैयार थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो नाटो के सदस्य जितने भी हैं,
आप अमेरिका के साथ जो संगठन है नाटो, उसमें 12 देश हैं, वो सब अमेरिका के आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं और उसके साथ काम भी करते हैं। वैसे ही सोवियत यूनियन, जिसका वार्सा पैक्ट है संगठन, उसमें जितने भी आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है, जितने कंट्रीज, 15 कंट्रीज है उसकी, वो सारी उसके फ्रेंड्स हैं और ऑलरेडी उसके साथ काम करते हैं। तो इस तरीके से धीरे-धीरे बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको सैन्य सहायता चाहिए थी, जिनको आर्थिक मदद चाहिए थी, जिनको अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने इन सब चीज़ों को बहाना देकर एक तरीके से झांसे मिलाकर बहुत सारे देशों को अपनी तरफ कर लिया था। तो इस तरीके से शीत युद्ध में पूरा विश्व 2 गुटों में भी बँट चुका था और दोनों महाशक्तियाँ इतना जानती थीं कि अगर इन दोनों ने दोबारा झगड़े की कोशिश की या दोबारा युद्ध का खतरा मोल लिया तो बहुत ज़्यादा विश्व में नुकसान होगा और दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा एटॉमिक्स बॉम्ब्स, हथियार, वेपन्स, लड़ाकू विमान, फाइटर पायलट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि विश्व को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती थी और दोनों ही इतनी ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ थी कि एक-दूसरे को खत्म कर सकती थी। तो दोनों को ही पता था कि वो एक-दूसरे को खत्म कर सकते थे, तो ये खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उन दोनों ने विचारों की लड़ाई, आमने-सामने की लड़ाई हमेशा चलती रही। तो अब हम 12th चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक आता है सबसे पहले क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जिसको हम क्यूबा मिसाइल संकट बोलते हैं हिंदी में, तो उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले 2 सुपर पावर्स तो हैं ही, लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ एक द्वीप को लेकर होती है जिसको यूएसएसआर अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। अब उसमें ये था कि जो क्यूबा, जिसके बेस पे पूरा ये टॉपिक है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा एक छोटा-सा द्वीप है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है, जो कि अमेरिका के बहुत ही करीब है। अगर वहाँ पर अगर कुछ भी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, कुछ भी एक्टिविटी होती है, तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर इस टॉपिक में देखें जो 3 मेन हेड रोल में पर्सन्स हैं, वो है 3 वहाँ के नेता, लीडर, यूएसएसआर के जो लीडर हैं वो निकिता क्रुश्चेव हैं और यूएसए यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस वक़्त, प्रेज़िडेंट जो थे, वो है जॉन एफ कैनेडी और जो फिदेल कास्त्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं क्यूबा के वो। तो इस तरीके से ये तीनों पर्सन ही बहुत ज़्यादा इसमें इनके इम्पोर्टेंट रोल हैं, जिनके बेस पर ये पूरा का पूरा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है। तो यहाँ पर देखते हैं जो कि क्यूबा है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो विचारधारा है, वो है साम्यवाद, जिसको हम सोवियत संघ के साथ जोड़कर देख सकते हैं, यूएसएसआर के साथ जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन वो था अमेरिका के बहुत ही करीब, जिसमें क्या किया यूएसएसआर ने उस क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में चेंज करना चाहा, परिवर्तित करना चाहा, जिसके लिए उसने यूएसएसआर से बहुत सारे ऐसे एटॉमिक्स बॉम्ब्स, हथियार, अपनी सेना, पूरा उसको सैनिक अड्डा बना दिया था। अब इस बात की भनक अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद, जो कि इतना बहुत नजदीक था क्यूबा के तट से लगा हुआ द्वीप था, बट फिर भी उसको 3 हफ्ते बाद इस हलचल और इस प्रक्रिया के बारे में, पूरी एक्टिविटी के बारे में पता चलती है कि जो क्यूबा है, बहुत ज़्यादा उसपे मिसाइल्स और बॉम्ब्स ऐसे तैनात किए गए हैं, जो कि पूरे अमेरिका को अपनी रेंज में ले सकते हैं और पूरे अमेरिका का विनाश कर सकते थे। तो इस खबर से पूरा का पूरा अमेरिका दहल चुका था और बहुत ज़्यादा खतरा उन पे आ चुका था। अब जिस बेस पे वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने सोचा कि अगर अभी एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा का पूरा अमेरिका तबाह हो सकता है। तो उन्होंने एक्शन लेने के साथ ये किया कि जो क्यूबा था, वो ऐसा महाद्वीप था जो कि अमेरिका के आस-पास था और वहाँ के आस-पास के समुद्री इलाकों पे अमेरिकी नौसेना, जो कि वहाँ पे समुद्री नौसेना थी, वो उनका ही राज था। उन्होंने क्या किया, अपने फाइटर प्लेन्स और फाइटर जो सेनाएँ थी, सोल्जर्स थे, उनको वहाँ तैनात कर दिया क्यूबा के इर्द-गिर्द और यूएसएसआर से उसका कनेक्शन तोड़ दिया। जिसकी वजह से वहाँ पर उन्होंने जो जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने निकिता खुश्चेव को फिर एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ से अपने जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने भी आपके सोल्जर्स हैं, जितने भी वेपन्स हैं, एटॉमिक्स वेपन्स खास करके, अगर आप वो नहीं हटाते हैं, तो हमें शायद आपसे युद्ध करना पड़ेगा। तो ये खबर मिली जब निकिता खुश्चेव को, तो उनको पता था कि वहाँ पर युद्ध करना बहुत ही बड़ा एक चैलेंजिंग फैक्ट हो सकता है और अपने आप को खत्म करने का एक ये मौका है।
निकिता खुश्रेव जानते थे कि अगर ये युद्ध हुआ या अगर हमने अपनी जंगी बेड़े, अपने मिसाइल्स क्यूबा पर से नहीं हटाए, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर दूर नहीं है हमसे और अमेरिका मानेगा नहीं, क्योंकि जब अमेरिका पूरे के पूरे खतरे में ऑलरेडी है, तो वो किस बेस पे अपनी सुरक्षा कर सकता है। तो इस बिना पे अमेरिका जो यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे वहाँ के, निकिता खुश्रेव, उन्होंने सोचा कि अब ये युद्ध टालना ही होगा, नहीं तो पूरा विश्व खत्म हो सकता है। ऑलरेडी 2 विश्व युद्धों के वजह से बहुत सारे ऐसे नुकसान हो चुके थे, जिससे कि पूरी दुनिया और ये दोनों देश भी युद्ध की मार को झेलने के अभी काबिल नहीं थे। इसलिए निकिता खुश्रेव ने समझदारी दिखाते हुए अपने सारे फाइटर प्लेन्स, अपने सारे सोल्जर्स को और अपने सारे मिसाइल्स को वहां से हटा लिया, जिसकी वजह से ये युद्ध होते-होते टल गया। और इस युद्ध को, इस पूरे सिचुएशंस को, जिसको हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं, इसको हम एक तरीके से ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर ही इसको हम तीसरे विश्व युद्ध का मतलब होने से बहुत ज्यादा खतरा था और इसको हम शीत युद्ध का चरम बिंदु भी बोलते हैं और खतरा होते-होते टल गया था तीसरे विश्व युद्ध का। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही मेजर रोल हो जाता है खास करके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर देखें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे इस टाइम पे, जो कि 1962 में हुआ था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो इस टाइम पे ये होते-होते बहुत ही मुश्किल से बच पाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से या किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए बी सेफ एंड गुड बाय।